नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अक्टूबर शिफ्ट टू एग्जाम एनालिसिस के बारे में। पूरे क्वेश्चन आंसर साथ में डिस्कस किए जाएंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। आ गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए स्टडी भारत के स्पेशल गेस्ट पेपर, जिसमें आपको मिलेगा संभावित प्रश्नों का विशेष संग्रह। यानी कि अब होगा स्मार्ट वर्क के साथ फाइनल विजन और सिलेक्शन होगा 100%। इसमें आपको मिलेंगे 10 बेस्ट गेस्ट पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि इन गेस्ट पेपर के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। पेपर 1 के गेस्ट पेपर की कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज़ एंड पेपर 2 के गेस्ट पेपर की कॉस्ट भी है 100 रुपीज़। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, तो जल्दी से आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है गेस्ट पेपर, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसे इंस्टा मोजो के डिजिटल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जैसे इवनिंग जो शिफ्ट है, ठीक है, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, उसमें एवोल्यूशन का क्वेश्चन था, डोमेन से संबंधित था, स्वयं या मूक में से कोई एक था। कुछ स्टूडेंट मूक कह रहे हैं, कुछ स्वयं कह रहे हैं, तो दोनों में से एक था। और टीचिंग मेथड से था, यानी कि टीचिंग मेथड्स आपको करना है, एवोल्यूशन करना है, डोमेन्स करना है, और स्वयं मूक और स्वयं प्रभा ये करने हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिसर्च में रिसर्च सैम्पलिंग है, रिसर्च टाइप है, और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। सैम्पलिंग है, टाइप्स है, और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए एक आया था इसमें, तो आप इसके ऊपर फोकस करिए। कॉम्पिटिशन देखिए लेवल इजी ही है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। यूनिट फॉर कम्युनिकेशन में देखिए, कम्युनिकेशन जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो आता है। मास मीडिया सोसाइटी से क्वेश्चन आया, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उससे क्वेश्चन आया। और देखिए इसमें क्या है कि नंबर सीरीज आया, क्लॉक का क्वेश्चन आया, परसेंटेज और रेशो का क्वेश्चन आया। तो देखिए मैथ में परसेंटेज, रेशो और एवरेज ये तीनों चीज़ें करनी ही होती हैं। इससे आपका यूनिट 5 और यूनिट 7 DI दोनों निकल जाते हैं। तो नंबर सीरीज आपको करनी है, लेटर सीरीज भी आप साथ में कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 में देखिए प्रमाण होते हैं, प्रमाण की क्वेश्चन है, प्रमाण की टाइप्स, ठीक है, वो आपको करनी है। साइलोगिज्म करना है और फैलेसीज करनी है। आपको इसके मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा कि कैसे क्वेश्चन थे, तो आपका जजमेंट हो जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं। देखिए यूनिट 7 की बात करें तो मॉडरेट लेवल है, अभी तक मॉडरेट ही आ रहा है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनकी ICT में इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन था। वो क्या था अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इंटरनेट से संबंधित था। फुल फॉर्म एक डायरेक्ट आ रही है, आपको याद करनी है। और डिजिटल इनिशिएटिव्स है, डिजिटल इनिशिएटिव देखिए जैसे स्वयं प्रभा मूक हो गया, और उसके अलावा देखिए बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी जैसे होती है ना आजकल, जो गवर्नमेंट ने भी शुरू की है, तो वो चीज़ें इसमें आपको करनी है, ठीक है। और यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में MDG और SDG, इनकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको करना है। और पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन देखिए, पहले पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था, अभी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आया कि यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो प्रदूषण को फैलाते हैं, इनकी पोल्यूशन जो फैलाते हैं उन्हें कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। फिर आएगा, अभी फिर आया था क्वेश्चन हज़ार्ड्स का, ठीक है, फिर हज़ार्ड्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया। यूनिट फिर 10 आ गया, हज़ार्ड्स होता है। देखिए हज़ार्ड्स के साथ आप मिटिगेशन भी जरूर करिए, ठीक है। हज़ार्ड्स होती है आपदा, तो हज़ार्ड्स का क्वेश्चन आया था आपको। पॉल्यूटेंट्स, हज़ार्ड्स, SDG ये क्वेश्चन आए थे, आपको ये टॉपिक के ऊपर फोकस कर लीजिए। यूनिट 10 में देखिए गवर्नेंस से क्वेश्चन था, और एक्ट आए थे, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये हो गए टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए हैं, जो आपको करने हैं। आप मॉर्निंग शिफ्ट का भी देख सकते हैं, मैंने आपको इवनिंग शिफ्ट के भी बता दिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए जिनका कल एग्जाम है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसा स्टूडेंट ने बताया है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेंस उसकी यही रहेगी। तो आप देख लीजिए कैसा लेवल है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक होता है, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थे ऑब्वियसली, यहाँ पे ऑप्शन तो हमें याद नहीं है किसी को भी। यहाँ पे आपको आंसर बताते हैं। उसका आंसर है, देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट। अब देखिए जो इफेक्टिव टीचिंग होती है, रिसर्च से पता चला है कि इफेक्टिव टीचिंग
किससे होती है? तो होती है इंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। अब देखिए विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता। अब देखिए होता क्या है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब तक स्टूडेंट एंगेज ना हो तब तक उनकी रुचि नहीं होगी पढ़ने में, तो तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, अगर टीचर का लेक्चर अच्छा है तो वो अच्छे से कर पाएंगे। जैसे देखिए दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान कौशल अभिव्यक्तियों प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वह सभी शिक्षक की प्रभावकारिता के अंतर्गत आता है। शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता है। विद्यार्थी जब कक्षागत कार्य में रुचि लेता है, उसका निष्पादन अच्छा रहता है, तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य अत्यंत प्रभावशाली है। यानी कि देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चों की संलिप्तता होती है, बच्चों की एंगेजमेंट होती है, तो एक इफेक्टिव टीचिंग का काम होता है। देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो बेकार टॉपिक को भी अच्छा बना देते हैं कि ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मूक। अब देखिए मूक की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए मूक का मतलब है मैसिव, ओ का मतलब ओपन, फिर ओ का मतलब ऑनलाइन, फिर सी का मतलब कोर्स, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये किसकी फुल फॉर्म है? ये फुल फॉर्म है मूक की। अब देखिए मैसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर मे बी 1 लाख प्लस स्टूडेंट इन ए मूक। अब देखिए 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है मूक में। ओपन का मतलब क्या है? एनी वन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद देखिए कोर्सेज इज डिलीवर्ड इंटायरली ओवर द इंटरनेट। अब देखिए जो कोर्स है ऑनलाइन का मतलब क्या है कि जो कोर्स वर्क होगा वो आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि मूक्स आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज। अब देखिए कोर्सेज में क्या है, आपको जितने भी कोर्सेज हैं कॉलेज के वो तकरीबन आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ए मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस आर। यानी कि देखिए कम्युनिकेशन जो वेरिएबल है इन्वॉल्व जो है, कम्युनिकेशन वेरिएबल जो है इसमें क्या इन्वॉल्व है, यानी कि किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण चर हैं। यानी कि देखिए जो कम्युनिकेशन वेरिएबल है, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें एनकोडिंग है, ठीक है, उसमें डिकोडिंग है, उसमें चैनलाइजेशन है, यानी कि कूट संकेतन है, विसंकेतन है, संचारण है। अब देखिए कम्युनिकेशन वेरिएबल का मतलब क्या है, इन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन के वेरिएबल में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से संचार करते हैं तो क्या है, पहला आ गया इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग क्या है कि जो मैसेज भेजता है, जैसे आप हैं अपने किसी दोस्त को कोई मैसेज देते हैं तो आप है इनकोडर। ठीक है, तो आप मैसेज को क्या कर रहे हैं, इनकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या है कि जिसको आपने मैसेज पहुंचाया उसने मैसेज को समझा, यानी कि उसने मैसेज को डिकोड किया। अब देखिए इनकोडिंग हो गया, मैसेज भेजा, मैसेज समझा, लेकिन किसके जरिए भेजा, चैनलाइजेशन, वो है संचारण। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया देख सकते हैं, पहले संदेश, आपको संदेश भेजना है, किसके माध्यम से भेजना है, प्रतिपुष्टि क्या है, फीडबैक क्या है, और प्रेषक और संदेश प्राप्ति। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस बाय। यानी कि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि देखिए अगर कोई कक्षा है, अगर कोई क्लासरूम है, वहाँ पे देखिए जो संवाद हो रहा है, संवाद किसके प्रति होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, यानी कि दृष्टिकोण स्थापित करके। अब देखिए जब कक्षा में टॉपिक को पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा, तो वो बच्चों से पूछते हैं बताइए कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने यहाँ पे क्या है, व्यू पॉइंट रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए टीचर कहते हैं कि महंगाई के ऊपर आप बोलिए, कुछ कहेंगे महंगाई अच्छी है, कोई कहेंगे बुरी है ना, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो गए। तो उससे क्या है, एक व्यू पॉइंट से क्या है, एक जो संवाद वो लंबा हो जाएगा, है ना, वो चीज़ें। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEFHIJLMNPQRTUV। ये देखिए बहुत सिंपल सा है, तो ये इसके ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी XYZ। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब इसे पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला की दी गई श्रृंखला में सीधे क्रम में प्रत्येक 3 वर्ण के बाद एक वर्ण को छोड़कर क्रमागत रूप से श्रृंखला उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल D
ठीक है, यहाँ पे ना DEF के बाद HIJ है। अब देखिए जो F है एंड में, ठीक है, F के बाद आता है G, फिर आता है H, यहाँ पे G को हटाया गया, सीधे आ गया H, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टर्म है उसमें क्या है, J के बाद L है, यानी कि J के बाद L है, तो J के बाद K आता है, उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए लास्ट में TUV के लास्ट में क्या है, TUV है, ठीक है। V के बाद क्या आएगा, ठीक है, UV, X आएगा, ठीक है, X को काट दे, X के बाद क्या आता है, Y, ठीक है। तो Y से यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, Y से यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे देखिए V के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पे 2UV है ना, तो V के बाद आता है W, ठीक है, फिर आता है X, ठीक है, हमने काटा W को, ठीक है, होता है ना UVWXYZ, तो W को काटा तो बचा X, X से क्या स्टार्ट है, X से C स्टार्ट है, ठीक है। तो XYZ आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी लेटर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज है ये तो, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द करेक्ट सीक्वेंस इन द एक्शन रिसर्च पैराडिम। अब देखिए जो रिसर्च का क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च जो पैराडिम है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे सही अनुक्रम था, तो इसका राइट आंसर है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, इनकी योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। पहले क्या है, प्लान बनाना, फिर है एक्ट करना, फिर है ऑब्जर्व करना, फिर है सोचना, ठीक है। ये एक्शन सर्च का काम है, आप इसे याद रखिए, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। यानी कि देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि कार्योत्तर पद्धति, ठीक है। अब देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे सिलेक्ट किया जाता है कि ताकि उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, हेर फेर किया जा सके, ठीक है। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कोई काम हो जाता है या जब कोई शोध हो जाती है या जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, घटना होने के बाद उसका पता लगाया जाता है कि ये घटना कैसे हुई, तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है, यानी कि घटना होने के बाद उसकी जानकारी इकट्ठा करना, वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ, देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन है, ये इवनिंग में भी है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका मेन एम क्या है। उसका मेन एम है इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है, नॉलेजेबल सुपर पावर है, ठीक है, यानी कि इंडिया को सुपर पावर बनना है किसमें, नॉलेज में। सो नेक्स्ट है देखिए, इन स्कूल एजुकेशन GER, इनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन बाय 2030। अब देखिए जो स्कूल की जो है स्कूल एजुकेशन जो GR है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वो 2030 तक कितनी होनी चाहिए, वो चाहिए 100%। तो ये इसका राइट आंसर था। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर ए वेब पेज एड्रेस। अब देखिए वेब पेज एड्रेस का नेम क्या है, ठीक है, वेब पेज एड्रेस क्या है, देखिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सो देखिए ये वेब पेज एड्रेस होता है ना, URL होता है ना हर एक वेबसाइट का अपना, ठीक है। तो वेब पेज एड्रेस जो है वो URL होता है, ठीक है। जब आप कोई सर्च करते हैं आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आप लिखा आता है URL नॉट फाउंड, यानी कि URL क्या है, ये वेब पेज एड्रेस है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया है। अब देखिए, थर्मल रिएक्टर्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फिजन ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स, ठीक है। जो थर्मल रिएक्टर देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय फिजन, सो न्यूक्लियर फ्यूल उसमें क्या है, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ें हैं, थर्मल रिएक्टर जनरेट एनर्जी बाय फिजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, यूरेनियम 235, ठीक है, 235U, यूरेनियम 233, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 235, और प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, ठीक है, ये इसका आंसर है। सो देखिए ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। अब देखिए एक है असर्शन, एक है रीजन, ये आसान क्वेश्चन था इसलिए।
अब देखिए असर्शन क्या है, लेक्स आर कंसीडर टू बी मोर susceptible to pollution than river। तो नेक्स्ट है रीजन, वाटर इन लेक्स में टेक डिकेड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, अब देखिए जो लेक्स हैं उसमें जो रिवर से ज़्यादा, ठीक है, पॉल्यूशन है, सो वाटर इन लेक्स में टेक डिसाइड टू रिप्लेस। अब देखें यहाँ पे बताया गया है कि जो रिवर है, जो लेक्स हैं उसमें रिवर से ज़्यादा, ठीक है, जो झीलें हैं उसमें नदियों से ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन है। लेक्स में ज़्यादा पोल्यूशन है, रिवर से भी ज़्यादा, तो जो वाटर है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है क्या। तो देखिए आप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों करेक्ट है। आप देखिए जो लेक्स हैं बहुत ज़्यादा दूषित हैं, पोल्यूटेड है, रिवर से भी ज़्यादा, तो उसमें पानी को जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है।